नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए और महागठबंधन दोनों अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन को लेकर के और गठबंधन के साथियों को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या सम्राट चौधरी के हाथ में कमान दिया जाएगा या कोई और होगा एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या दावेदार? चुनाव के बाद तय होगा या फिर चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार एक बार फिर से 2020 की तरह ये तय करा लेंगे? महागठबंधन की स्थिति क्या रहेगी? महागठबंधन में कांग्रेस ने जिस तरह से रास्ता पकड़ लिया है, उससे क्या वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे भी कंटिन्यू करेगी या फिर अपनी शर्तों पर राजनीति करेगी? बिहार में जो नए नए दलों का आवक हुआ है, वो दल क्या प्रभाव डालेंगे बिहार की राजनीति में और इससे बिहार की राजनीति कितना प्रभावित होगी? इन सारे विषयों पर अगर बात करें हम, तो जीत का समीकरण बैठाने के लिए सिर्फ नीतीश और लालू ही नहीं, बाकी के दल भी बड़ा महत्वपूर्ण हैं। बिहार में खास करके अगर बात करें हम एनडीए की, तो बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बिहार के मुख्य मुकाबला दो गठबंधनों के बीच में है, सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन। एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस गठबंधन का हिस्सा है। चुनाव से पहले यह गठबंधन खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है और कई ऐसे विषय आपने देखे होंगे जिन पर एकजुटता नजर आई है। हालांकि सीट को लेकर के कभी कभी बीच बीच में बयान आने लगते हैं, जैसे जीतन राम मांझी ने 2 दिन पहले ही 30 से 35 सीटों की डिमांड कर दी है, तो अभी तक बाकी के दलों से कोई भी ऐसी बात नहीं आई है। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बिठाने को लेकर के एनडीए गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि इस बार के चुनाव में ये पांचों दल एनडीए का हिस्सा रहें, इसके लिए पूरी तैयारी की जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो एनडीए में बाकी के दल हैं, तो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है और इस समय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 80 सदस्य हैं। 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 19.46% वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव वैसे तो पूरे बिहार में है, लेकिन सीमांचल इलाके में यह पार्टी थोड़ी कमज़ोर है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत पड़ती है अपने सहयोगी दलों की। सवर्ण जातियों के साथ साथ कुछ ओबीसी जातियां हैं, उनके अलावा दलित और अति पिछड़ा जातियों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। इसको लेकर के समीकरण बैठाने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। जहाँ तक सीमांचल की बात है, तो आपने देखा होगा कि कई नए समीकरण बैठाने की कोशिश भी की गई है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग जातीय समीकरण बैठाने का प्रयास भी किया है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, आपने देखा होगा कि वोटों को पोलराइज करने के लिए और हिंदू वोटरों को एकजुट करने के लिए सीमांचल में कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें गिरिराज सिंह का कार्यक्रम भी आपको याद होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड का भी ग्राफ देखना जरूरी होगा। जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 43 सीटों पर जीत हासिल की थी और ये सबसे खराब प्रदर्शन उसका बताया जा रहा था अब तक के चुनाव में। हालांकि जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा था, उसमें 15.39% वोट मिला था। 15% वोट नीतीश कुमार का कांस्टेंट वोट है और ये वोट उनको हर चुनाव में कम से कम तो आता ही आता है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ी थी, उसे आपने देखा भी होगा और अंतिम समय में जिस तरह का एनडीए का जो दल है और एनडीए गठबंधन के साथी दलों में कम्युनिकेशन नहीं बैठने के कारण, समझौता नहीं होने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी बाहर हो गई थी और चिराग पासवान अलग से चुनाव लड़े थे। इसके बाद आपने देखा कि क्या कुछ हुआ और उसका असर एनडीए गठबंधन पर पड़ा। 125 सीटें जीत करके आई, 122 सीटों का पर सरकार बनने का आंकड़ा है। उसके बाद 125 मात्र सीटें एनडीए गठबंधन को आई थी। सरकार बहुत कहा जा रहा है कि महीन लकीर पे चल रही थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके बहुत सारी परिस्थितियां बदली और 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। पाला बदलने के बाद आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई थी और महागठबंधन के साथ 17-18 महीने नीतीश कुमार ने सरकार चलाया। उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए गठबंधन में महागठबंधन को छोड़ करके वापसी किए। इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार बराबरी पर आकर के टिके और 12-12 सीटें जीते। इसी में आपको याद होगा कि
चिराग पासवान 5 सीटें उन्हें मिली थी और पांचों सीट जीत करके आए। जीतन राम मांझी 1 सीट जीते और उपेंद्र कुशवाहा जिन्हें 1 सीट मिली थी वो अपनी सीट हार गए थे। नीतीश कुमार के पास कोरी और कुर्मी यानी लौकुश के वोटों का एक अच्छा खासा जमावड़ा है। इसके साथ साथ कुछ पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के साथ साथ पासमानदा मुसलमानों का भी वोट नीतीश कुमार के साथ रहा है। और इसके साथ साथ नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक है महिलाएं। महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार ने जो रणनीति और योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को लेकर के महिलाएं नीतीश कुमार पर भरोसा करती हैं और नीतीश कुमार को वोट देती हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में इस समीकरण में एक सबसे बड़ा जो हेतु आ गया है और प्रश्न खड़ा हो गया है, वो है वक्फ बोर्ड बिल के बाद क्या मुसलमान नीतीश कुमार को वोट करेंगे। अब तक के रिकॉर्ड में देखा गया है तो एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार और अन्य दलों के रहने के कारण मुसलमानों का वोट 5 से 7% तक मिलता रहा है। उस वोट पर क्या नीतीश कुमार इस बार भी अपना कब्जा जमा पाएंगे? इन सारी बातों को लेकर के उधेड़-बुन जारी है और इसी को लेकर के मंथन भी चल रहा है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसी समीकरण को बैठाने की दिशा में कहीं ना कहीं एक और बात बड़ी तेज़ी से सामने आ रही है कि इन जातीय समीकरण को की गणित को बैठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के जो नेता हैं चिराग पासवान को भी काफ़ी तरजीह दे रही है। लोक जनशक्ति पार्टी में पशुपति कुमार पारस के बगावत के बाद पूरी तरह से आपने देखा होगा कि चिराग पासवान जिस तरह से उनकी पार्टी का 2 खंड में 2021 में विखंडन हुआ, उसके बाद पशुपति कुमार पारस चार सांसदों के साथ अलग हो गए। अपने भी एक सांसद वो थे, मंत्री भी बने केंद्र में। लेकिन 2024 के चुनाव आते आते तक उनका जो ग्राफ है, उस ग्राफ को अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी समझ गई और उसने मान लिया कि चिराग पासवान उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। और यही कारण है कि पशुपति कुमार पारस को किनारा करके चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई थी। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान। इनके कारण लोगों में उनका एक अलग क्रेज़ तो है ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव के बाद लगातार अपना ग्राफ बढ़ाया है। और ख़ास करके जब से उनकी पार्टी अलग हुई है तब से उन्होंने ज़मीन पे उतर करके लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश की है कि चिराग पासवान एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। पासवान और दुसाद बिहार के सबसे बड़े आबादी वाले जाति के रूप में देखे जाते हैं। चिराग पासवान इसी जाति से आते हैं, उनका वोट बैंक भी यही है। जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार में इस जाति की आबादी जो है 5.31% है। जनसंख्या के मामले में यह यादव के बाद बिहार का दूसरा जो है सबसे बड़ा जातीय वर्ग है और इस वर्ग का वोट चिराग पासवान को जाता है। इस बात का अंदाज़ा आप 2024 के लोकसभा चुनाव से लगा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है, जिसमें 5 सीटों में 5 जीत करके आए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी इस पार्टी को 5.66% वोट मिला था, यानी अपनी जातीय समूह के आधार पर इनको वोट भी कम नहीं मिले थे। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी को अगर देखा जाए तो इसमें हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी बेहतर भूमिका निभा रही है। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी का जातीय समीकरण जिस तरह का है, उसको अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी समझ भी रही है और उसे अपने पाले में रखने के लिए हर कोशिश कर भी रही है। सिर्फ नीतीश लालू के साथ ही नहीं, इन सब पर भी दोनों ही गठबंधन का कहीं ना कहीं ध्यान है। इन सारी बातों के साथ साथ अब देखा जाए तो जीतन राम मांझी भी 2020 के चुनाव में उन्हें 7 सीटें मिली थी और उसमें से 4 जीत करके आए थे और सरकार बचाने में उनकी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि सरकार को मात्र 125 सीटें प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 सीटें जीतन राम मांझी की भी थी। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बताएं कि बिहार में मुसहर की आबादी करीब 3% है। मांझी का प्रभाव क्षेत्र गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा और रोहतास जैसे जिलों में काफ़ी है। इनके जातीय समीकरण की बात करें तो 0.89% वोट के साथ ये 4 सीट लेकर के आए थे। बात उपेंद्र कुशवाहा की करें तो 2020 में उपेंद्र कुशवाहा तो अलग से चुनाव लड़े थे जैसे चिराग पासवान लड़े थे, लेकिन 2020 में उपेंद्र कुशवाहा को 1.77% वोट मिले थे। इस पार्टी की स्थापना उपेंद्र कुशवाहा ने की। आपको याद होगा कि रालोसपा के थी उनकी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और उस पार्टी के तहत वो 2020 का चुनाव लड़े थे। लेकिन उसके बाद अपनी पार्टी का विलय उन्होंने जदयू में कर लिया था 2021 में। उसके बाद ये संबंध चलता रहा, लेकिन 2022 के बाद अचानक से संबंधों में दरार आई और नीतीश कुमार को छोड़कर उन्होंने अलग होने का फैसला ले लिया और अपनी एक अलग पार्टी बनाई। इसके बाद आपको बता दें कि बिहार में जातीय आबादी की बात अगर करें तो 4.21% कुशवाहा समाज का वोट है। उनकी जनसंख्या भी बताई जाती है। कुशवाहा
इस समय इस जाति के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। वो कई दलों में रहे हैं और कई बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 2014 में वो एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे और 2019 में एनडीए छोड़ करके वो महागठबंधन में आ गए थे, लेकिन बहुत कुछ हुआ नहीं था। इसके साथ साथ 2020 का चुनाव हमने आपको बताया ही कि उन्होंने अलग लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़े, एनडीए के साथ लड़े और प्रदर्शन भले ही उनका बहुत बेहतर नहीं हो, चुनाव नहीं जीत पाए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन के दलों ने फैसला किया कि उन्हें राज्यसभा भेज करके इस समाज का वोट अपने पाले में रखा जाए। कोई जाति पूरे बिहार में पाई जाती है, लेकिन खास करके पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, औरंगाबाद और रोहतास जैसे जिलों में इनकी सघन आबादी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बैनर तले शामिल हुए थे और एक गठबंधन भी बनाया था, जिस गठबंधन में खास करके उपेंद्र कुशवाहा को 1.77% वोट मिले थे। इन सारी परिस्थितियों को देख करके आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन इन सभी जातीय समूहों को जोड़ करके रखना चाहता है, वहीं महागठबंधन की तरफ भी लगातार तेजस्वी यादव अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में किस तरह से उन्होंने कुशवाहा समाज को अपने पाले में करने के लिए अधिक से अधिक कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था, जिसमें से एक कुशवाहा जीत करके भी आए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि हाल फिलहाल में आपने देखा होगा दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए माझी की पार्टी जिस समाज से आती है, भुइयां और मुसहर समाज को लेकर के उन्होंने एक हाल फिलहाल में एक सम्मेलन भी किया था और उनके जीवन स्तर को सुधारने की बात भी कही थी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी ये पता है कि इन जातीय समूहों के आधार पर ही सत्ता में बना जा सकता है या सत्ता प्राप्त किया जा सकता है। सत्ता की गणित और जीत के समीकरण बैठाने में इन जातीय समूह और छोटे छोटे दलों का बड़ा महत्व है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिहार में कई ऐसी छोटी छोटी जातियाँ अपनी पार्टी बना चुकी है। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही आपने देखा कि पान समाज, तांती तत्वा समाज ने भी अपनी एक पार्टी बनाई, इंडियन इनकलाब पार्टी। इससे पहले आपने देखा होगा कि अपना किसान दल बना करके जयलाल कुशवाहा हैं, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो वहीं सुभाष कुशवाहा अपनी पार्टी दांगी समाज को लेकर के बनाए हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि विद्यापति चंद्रवंशी हैं, आम एजेपी बना करके, आम जनता पार्टी बना करके उन्होंने भी अपने जातीय समूह को, खास करके अगर चंद्रवंशी समाज की बात करें तो उस समाज को एकजुट करने और उसे प्रतिनिधित्व दिलाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा नागमणि कुशवाहा की बात कर लें या और भी कई जातीय समूह हैं जो अपने अपने हिसाब से अपने जातीय समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। खास करके अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से कोशिश की जा रही है बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, और जातीय समीकरण के बिना बिहार की राजनीति में आप सत्ता के करीब नहीं पहुंच सकते हैं, ये भी बात अच्छी तरह से सबको पता है। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस के साथ संबंधों को सुधारने के लिए तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि वो दिल्ली गए हैं, जिसमें वो लालू प्रसाद से मुलाकात करने के साथ साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। कहा यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात होगी। इस बीच में आपको ये भी पता होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बिहार का दौरा कर रही है और बिहार को सौगातों का बौछार कर रही है, जिससे कि इस जातीय समीकरण और एनडीए के वर्तमान जो साथी हैं उनको जोड़ा जा सके। इस बीच आपको बता दें कि खास करके अगर देखा जाए तो एक तरफ जहां कांग्रेस, दूसरी तरफ वाम दल और तीसरी तरफ मुकेश सहनी का भी रोल इसमें खासा है। मुकेश सहनी को लेकर के दोनों ही खेमे में अभी वो वर्तमान में तो महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में भी मुकेश सहनी को लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखा जाए तो एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी के विकल्प के रूप में कई नेता मौजूद हैं, जिसमें हरीश सहनी आपको साफ साफ नजर आ रहे होंगे और उसी विकल्प के तहत आपने देखा होगा कि राजभूषण निषाद को केंद्र में मंत्री तक बनाया गया है, राज्य मंत्री का दर्जा मिला है उनको। इन सब के साथ साथ जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश हो रही है और इस बीच में कहा यह भी जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और उस विस्तार में बिहार को एक बार फिर से जातीय समीकरण के आधार पर नया प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं को शामिल किया जा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह की बातें सामने चल रही हैं उसमें जीत का गणित बैठाने के लिए आपको जातीय समूह को साथ रखना पड़ेगा और ये बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों समझ रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।